हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोशन सिंह। आज मैं फिर से एक नई क्लास के साथ आपके पास आया हूँ। इग्नाइट की इस इग्नाइट क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीआईक्यूज क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th। ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं रिगार्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, जो आपकी एग्जामिनेशन में आने की चांसेस ज़्यादा है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। इस क्लास से कोशिश ये करेंगे कि हम सब कुछ नया सीख करके जाएं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है टू थाई बोन्स फेमुरस ईच ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्ट द upper part of human body of mass 40 kg. Estimate the average pressure sustained by femurus. कहने का मतलब है आपको इस क्वेश्चन में दो चीज दी गई हैं। क्या क्या दी गई हैं ध्यान देते हैं। गिवन डेट, पहले क्या लिखेंगे बच्चों? गिवन डेट। गिवन डेट का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया गया है। क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया गया है, तो सबसे पहले आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि कितना है बच्चों? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ध्यान देंगे तो ये तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एसआई यूनिट में कन्वर्ट नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। चलिए ध्यान देते हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दी गई है। अगर बच्चों हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 और सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी कि 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब हमारा ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बच्चों दिया गया था क्वेश्चन में एरिया, वो हमारा अब एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद ध्यान देंगे तो हमको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों मास। क्या दिया हुआ है? मास। तो मास दिया हुआ है, लिखेंगे मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 40 केजी। मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 40 केजी। चलिए अब ध्यान देते हैं। हमें इस क्वेश्चन में अभी तक तो हमने लिखा कि जो जो क्वेश्चन में दिया गया, अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। अभी तक जस्ट जो 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 क्वेश्चन में गिवन है बस मैंने उसे ही लिखा, जैसे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और मास ऑफ द बॉडी, ये दो चीज हमें गिवन था। अब हमें निकालना है एवरेज प्रेशर। तो प्रेशर का अगर मैं बात करूं प्रेशर की, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान देंगे। 1 सेकेंड, व्हाट हैपेंड? हाँ, 1 सेकेंड। समथिंग वेंट रॉन्ग। तो ओके, नाउ लेट्स क्लियर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालनी है एवरेज प्रेशर। क्या निकालनी है बच्चों? एवरेज प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर ध्यान दें इस क्वेश्चन में हमें फोर्स तो गिवन है नहीं, लेकिन फोर्स का हम एक फॉर्मूला जानते हैं। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम जी। होता है कि नहीं होता है? फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? एम जी। और हमको यहाँ मास दिया हुआ है और जी हमारा क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास हमको गिवन है और स्मॉल जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी हम लोग अप्रोक्स वैल्यू मान के चलते हैं। सपोज डेट मान लेते हैं कि मास हमको दिया है 40 kg और जो हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 10 है। कितना है बच्चों? 10 है। तो हमारा फोर्स क्या आ जाएगा बच्चों? 40 इंटू 10 दैट इज 400 न्यूटन। कितना आ गया हमारा? 400 न्यूटन। अब ध्यान दे, हमें इस क्वेश्चन में एरिया तो पहले से गिवन है। एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है हमें 20 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। ओके, तो अब सारे वैल्यूज को हम पुट ऑन कर देंगे। ये हमारा आ गया फोर्स, ये हमारा क्या आ गया? फोर्स आ गया, और ये हमारा आपका एरिया दिया हुआ है। तो एवरेज प्रेशर हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स हो गया हमारा 400 न्यूटन, और एरिया हमारा कितना हो गया? एरिया हो गया 20 इंटू
10⁻⁻⁴। अच्छा, प्रेशर किस में आता है बच्चों? पास्कल में। किस में आता है? पास्कल में। अब ध्यान देंगे, ये 10⁴ को हम ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले काम करते हैं, ये जीरो से ये जीरो को हम लोग काट देते हैं, और 2 2 जा 4 और 0, यानी कि ये आ गया हमारा 220 इंटू 10⁵ पास्कल। अच्छा बच्चों, इसको और समराइज करके लिखा जा सकता है। डेट मीन्स हम इसको लिख ले सकते हैं, सॉरी 4, यहाँ पे 1 सेकेंड, दिस इज 4, दिस इज नॉट 5, दिस इज 4 4। इसको और समराइज करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁵ पास्कल। तो दिस इज योर एवरेज प्रेशर। ये हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रेशर। इसका मतलब 2 इंटू 10⁵ पास्कल। डेट मीन्स इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि एवरेज प्रेशर आपको निकालना था, और आपको दिया गया था क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक चीज और दिया था, इसका मास दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में, जो कि हम लोग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकाल लिए। तो ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम हमें एकदम डायरेक्टली हिट करता है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन बच्चों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे निकालें, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रखे हैं फोर्स बाय एरिया पढ़ रखे हैं, और इस क्वेश्चन में हमसे डायरेक्टली फोर्स दिया हुआ नहीं है, इसमें इनडायरेक्टली दिया हुआ मास। लेकिन फोर्स का हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं, जो कि फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा mg। क्या होता है बच्चों? mg। तो m हो गया, मास हो गया हमारा 40 kg, और g हो गया हमारा 10, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 10 होती है। तो 10 से अगर हम मास को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा? 400 न्यूटन। तो 400 को हम डिवाइड किए एरिया से, तो एरिया को हम लोग पहले कन्वर्ट कर चुके थे मीटर स्क्वायर, मतलब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर चुके थे, तो हम लोग इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लिए, जो कि हमारा आंसर आया 10 इंटू 10⁵ सॉरी 2 इंटू 10⁵ पास्कल। इट्स योर आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग वीडियो रोक करके। खैर चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आपसे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is equal to 3/2 RT, then the value of CP is, okay, what is CP? तो मैंने आपको क्लास में थ्योरी की क्लास में मैंने आपको बताया था CV और CP। CV को हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं, और CP को स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर कहते हैं। इसकी हम लोगों ने काफी अच्छा रिलेशन देखा था। खैर, अभी जो हम लोग क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, इसमें एक चीज कहता है बच्चों कि ये जो गैस है वो कैसा गैस है? आइडियल गैस है। कैसा गैस है? आइडियल गैस है। और ये हमको दिया हुआ इक्वेशन इज इक्वल टू 3/2 RT। इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें, तो क्वेश्चन में आपसे इनडायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी तो निकालना ही निकालना, लेकिन इन सबके साथ में आपको यहाँ पे इंटरनल एनर्जी को भी निकालना है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा जो E है वो इंटरनल एनर्जी U के बराबर है, जो कि है 3/2 RT, ये है हमारा। और हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को CP निकालना है, क्या निकालना है? CP निकालना है। तो CP निकालने से पहले हमको CV चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? CV। तो CV क्या होता है? CV इज इक्वल टू du/dt होता है। हम सभी को पता है ये इक्वेशन, पता है ना? ओके, तो डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हम U को सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2 RT के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये हमारा आ गया CV का वैल्यू। ये हमारा किसका वैल्यू आया? CV का वैल्यू आया। तो हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन तो हम लोग जान रहे हैं, इस इक्वेशन जो होता है हमारा वो होता है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो CV का वैल्यू हमें दिया हुआ है, CV का वैल्यू हमें दिया हुआ है, और CP जो है उसको हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें मान लीजिए हम इस माइनस का टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो हम लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू R प्लस CV। R प्लस CV हमारा बच्चों दिया हुआ है 3/2
3/2r, कुछ नहीं नीचे तो 1 है, अगर इसको मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 2r + 3r, ये हो गया 5r, यानी कि सीपी हमारा आ गया 5/2r। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं CP इज इक्वल टू 2.5 2.5r, ये आ गया हमारा आंसर। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.5। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए, कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं स्पेशल जो 20 क्वेश्चंस आज की क्लास में लेकर गया हूं, या पिछला जितना भी मेरा लेक्चर हो चुका है क्लास में 20 क्वेश्चंस वाले, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो जब भी मौका मिले, जब भी लगे प्रैक्टिस करने को मन करे, तो ये सब क्लासेस जरूर करें, और साथ में इसके जैसे क्वेश्चंस खुद से भी ट्राई करें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। एग्जामिनर हमेशा इस तरह के क्वेश्चंस को एग्जाम में पूछता है, तो बच्चों आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें और प्रैक्टिस करें। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने एवरेज प्रेशर को फाइंड आउट किया था। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। In a hydraulic lift, a force of 200 Newton is applied to a small piston of area 0.01 meter square. Find force exerted by the large piston of area 0.5 meter square. यानी कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है। हाइड्रोलिक लिफ्ट अब देखे होंगे, जो देखे हो ना, क्रेन वगैरह लोग उठाते हैं उस टाइप का, जैसे पानी कार वॉशिंग के लिए जाते हैं तो देखते हो ना, कार को लिफ्ट कर लिया जाता है, तो पिस्टन लगे होते हैं उसमें, वो कार को, जैसे सपोज डेट ये हमारा अगर जैसे ये बॉटल है, ये इसको हमको उठाना है, ये सरफेस पे रखा हुआ है, इसे उठाना है, तो ये पिस्टन लगा होगा नीचे में। पिस्टन क्या करे, लाइक डेट ये पिस्टन है तो ये इसे ऊपर की ओर ढकेलेगा। तो इस तरह का हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा हुआ है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है, उसमें जो फोर्स लग रहा है बच्चों, फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है वो हमारा लग रहा है 200 न्यूटन। कितना लग रहा है, 200 न्यूटन। तो हम लोग लिख लेते हैं गिवन डेट पर। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं गिवन डेट से। गिवन डेट, तो सबसे पहले हमें इसमें फोर्स दिया हुआ है बच्चों, फोर्स कितना दिया हुआ है, 200 न्यूटन। और ये फोर्स लग रहा है कि स्मॉल पिस्टन, जिसका एरिया कितना है, जिसका एरिया क्या है, जिसका एरिया हमें दिया हुआ है 0.01 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लार्ज पिस्टन ऑफ एरिया इतना। देखिए, एक जैसे सपोज ना, एक यू शेप का ना आता है हमारा पाइप आता है, जिसमें कि अगर आप इधर से फोर्स लगाएंगे ना तो वो पिस्टन उधर उठेगा, उधर से फोर्स लगाएंगे तो इस साइड का उठेगा, मतलब लेफ्ट में लगाया तो राइट में, और राइट में लगाया तो लेफ्ट में। इस तरह से अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, जैसे बैलेंसिंग वाला होता है ना। बैलेंसिंग वाला कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं बैलेंसिंग का, इधर से अगर हम लोग फोर्स, जैसे बट वो जो होता है ना, जिसमें हम लोग चीजों को वजन करते हैं, मेजर करते हैं कितना किलो का है, कैसे बाजार वगैरह में देखना आप, मार्केट में काफी ज्यादा यूज करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तराजू। पहले के टाइम पे बहुत आता था, अब तो इलेक्ट्रिकल डिजिटल आ गया है। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, कि जैसे ये तराजू है, तो इधर हम अगर लोड रखेंगे ना तो ये ऊपर जाएगा, इधर लोड रखेंगे ना तो ये ऊपर जाएगा, तो इसी को हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं। उसमें ना पिस्टन लगा होता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े मतलब कि इंडस्ट्रीज वगैरह में इसके काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट अप करने के लिए। तो नेक्स्ट आपका जो एरिया दिया हुआ है, जो लास्ट पिस्टन का है, ये स्मॉल पिस्टन का है। इस स्मॉल पिस्टन का इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ स्मॉल, और इसी के साथ में हमारे पास एक लार्ज पिस्टन का जो एरिया है, लार्ज एरिया जिसको हम लोग लिख सकते हैं, वो हमें दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर। तो हमसे कहता है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लार्ज पिस्टन, मतलब कि आपको लार्ज पिस्टन का फोर्स निकालना है। इसको हम लोग लिख देते हैं लार्ज फोर्स। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमें दो फोर्स और दो एरिया दिए गए हैं। पहला जो फोर्स दिया है उसे मैं मान लेता हूं F1। क्या मान लेता हूं मैं, F1।
और इस एरिया को मैं मान लेता हूं A1। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट जो हमारा एरिया दिया हुआ है इसे मैं मान लेता हूं A2 और इसे मैं फोर्स को मान लेता हूं F2। यानी कि F1 फोर्स का वैल्यू दिया हुआ 200 न्यूटन, A1 जो एरिया हमारा दिया हुआ स्मॉल एरिया दिया उसको मैंने मान लिया A1 जो कि हमारा 0.1 मीटर स्क्वायर, A2 यानी कि लार्ज एरिया जो हमें दिया गया है वो दिया गया 0.5 मीटर स्क्वायर, और F2 यानी कि लार्ज फोर्स हमें पता नहीं है। तो अगर हम लोग ध्यान दें, एक लॉ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल लॉ। क्या कहते हैं? पास्कल लॉ। तो वो लॉ कहता है कि फ्रॉम पास्कल लॉ F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2। ये बताता है हमको पास्कल लॉ। पास्कल लॉ बताता है कि अगर फोर्स पहला का, अगर हम डिवाइड करें एरिया का, पहला का फोर्स का एरिया का और सेकंड फोर्स का सेकंड एरिया से अगर डिवाइड करें तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये हमें पास्कल्स लॉ बताते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग वैल्यूज को पुट ऑन करें तो F1 का हमारा जो वैल्यू दिया गया बच्चों कितना दिया है 200, और एरिया कितना दिया गया है 0.01 इज इक्वल टू, अगर F2 की बात करें तो वो हमें दिया हुआ है 0.5, और A2 की मैं बात करूं वो 1 सेकेंड, ये हमें दिया हुआ है जस्ट 1 मिनट, ये हमें दिया हुआ है 0.5 एरिया। तो अब इसको बहुत इजी है, अब इसको आप लोग फटाक से सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा F2 इज इक्वल टू 200 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 0.01। अब ध्यान देंगे एक डेसिमल हटा यहाँ पर 10 और यहाँ से हटाएंगे तो ये 00, तो आप इसको काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो की कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा आंसर आ गया F2 का 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 और 2 जीरो इधर और एक जीरो इधर, करीबन करीबन 10,000 न्यूटन के बराबर आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप इसे देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है जिसका स्मॉल पिस्टन का एरिया दिया हुआ 0.01 मीटर स्क्वायर और फोर्स दिया है 200 न्यूटन, लेकिन लार्ज पिस्टन की अगर बात करें तो उसका एरिया दिया था 0.5 मीटर स्क्वायर और उसका हमको फोर्स निकालना था, लार्ज पिस्टन का फोर्स निकालना था कि लार्ज पिस्टन कितना फोर्स लगा के वो ऊपर जा रहा है पिस्टन। तो ये आपका सॉल्यूशन है। इसमें हम लोग पास्कल्स लॉ का यूज किए, और पास्कल लॉ का यूज करने के बाद हम देख सकते हैं कि F1 बाई A1 इज इक्वल टू F2 बाई A2 होता है। इसको हम लोग सिंपल मैथ्स था, मैथ्स को सॉल्व किया, हमारा कितना आ गया बच्चों 10,000 न्यूटन के बराबर आ गया। यानी कि सेकंड फोर्स, ये जो हमारा फोर्स था वो कितने के बराबर आएगा 10,000 न्यूटन का हमारा फोर्स लगाएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है प्रेशर डिक्रीजेस इफ ओनली द फोर्स इंक्रीज बट नॉट द एरिया, ओनली द एरिया इज डिक्रीज बट नॉट द फोर्स, आइदर एरिया डिक्रीजेस और इंक्रीजेस, आइदर फोर्स डिक्रीजेस और एरिया इंक्रीजेस। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने का कॉन्सेप्ट यूज समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन में आपको पता होगा कि अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि इससे भी पहले वाला जो सबसे पहला क्वेश्चन था, आई थिंक मुझे लग रहा है जहां तक मुझे याद आ रही है, ये क्वेश्चन में था कि फोर्स का जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बटे एरिया। इसी कॉन्सेप्ट का अगर यूज करें हम लोग तो हम लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया। यानी कि जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे, फोर्स का। किसका प्रोपोर्शनल है, फोर्स का। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का। किसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया का। यानी कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, और प्रेशर अगर घटेगा तो फोर्स भी घटेगा।
सिमिलरली अगर हम बात करें इसमें एरिया के एरिया से, तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर मान लीजिए ये प्रेशर घट रहा है तो एरिया हमारा बढ़ेगा। अब इस क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन कहता है हमें, क्वेश्चन कहता है कि प्रेशर डिक्रीजेस, अगर प्रेशर क्या करे बच्चों? डिक्रीज करे। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो फोर्स भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। चलिए खोजिए फोर्स किधर लिखा है, आइदर फोर्स डिक्रीजेस, यहां पे लिखा है फोर्स डिक्रीजेस, और कहीं पे लिखा है क्या? और कहीं नहीं लिखा है। ओके, आगे कहते हैं, आगे कहता है और क्या होगा? अब जैसे फोर्स प्रेशर डिक्रीज किया, हमारा एरिया क्या करा? बढ़ गया। एरिया क्या कर गया? बढ़ गया। और यहां देखिए, यहां पे लिखा है ना एरिया इंक्रीजेस, तो या तो फोर्स डिक्रीज करेगा या तो एरिया इंक्रीज करेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके, जस्ट कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आगे देखते हैं। ओके, बहुत बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। कहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ अ मटेरियल हैज अ ब्रेकिंग लोड ऑफ 10,000 न्यूटन। देखिए आपको यहां ना ब्रेकिंग लोड दिया हुआ है जो कि कितना है? 10,000 न्यूटन। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है। वाओ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है जो कि हमारा है 10 मिलीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है टेंसाइल स्ट्रेंथ। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजिली निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा। तो इस सब क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले डायरेक्टली मैं निकालता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है ब्रेकिंग लोड, क्या? ब्रेकिंग लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है, लोड बटे एरिया, तो आप टेंसाइल स्ट्रेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ब्रेकिंग लोड हमें दिया हुआ है कितना बच्चों? बहुत सिंपल, 10,000। कितना? 10,000। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 10। जीरो से जीरो कट गया, कितना आ गया? 1,000। कितना आ गया? 1,000। 1,000 कितना आ गया हमारा? 1,000। तो 1,000, अच्छा ये हमारा एक साई यूनिट में आ गया मेगा पिक्सल। ओके, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख ले, कुछ अगर डाउट रह गई तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन के बाद अब हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए, फटाफट 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 फटाफट। आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं। कहता है स्टील वायर, स्टील वायर आप लोग जानते होंगे ना, वो जिसमें क्रेन वगैरह देखे होंगे, आपने देखा होगा क्रेन वगैरह, जिसमें कि बड़े बड़े लोड्स उठाए थे, काफी मजबूत होता है स्टील का वायर। उसका कहता है स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट। एक स्टील वायर है, वायर मतलब कि वायर है जो कि 2 kg वेट को लोड किया हुआ है, उठाया हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ वायर इज डबल्ड, अगर मान लीजिए उस वायर का हम रेडियस को बढ़ा दें, मान ले उसका रेडियस पहले था एल, अब क्या हो गया? 2l। पहले था क्या? एल, अब क्या बना दिए? 2l। देन इट्स एक्सटेंशन विल बिकम, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? उसका एक्सटेंशन क्या होगा? उसका एक्सटेंशन क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका है फ्रॉम हुक्स लॉ, फ्रॉम हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। हुक्स लॉ कहता है, हुक्स लॉ कहता है कि डेल एल इज इक्वल टू
डेल एल इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। अब सब चीज हम लोग यहाँ पे समझते हैं ये सब है क्या, एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एल दिया हुआ है हमें, यहाँ पे जो एल है हमारा, एल है हमारा ओरिजिनल लेंथ। एल क्या है हमारा? ओरिजिनल लेंथ। ओके बच्चों, एल यहाँ पे क्या है? ओरिजिनल लेंथ। और एफ क्या है हमारा यहाँ पे? फोर्स। एफ क्या है? फोर्स। ए क्या है हमारा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि ये दिया हुआ है हमें पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि वो जो वायर है वो एक तरह का सर्कुलर कर्व में है, जो कि इसका एरिया क्या होता है हमारा? पाई आर स्क्वायर। ओके, और वाई हमारा क्या है यहाँ पे? यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस। ओके, अब ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए हमें निकालना है, एक्सटेंशन निकालना है, तो एक्सटेंशन यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन एरिया के बराबर। होगा कि नहीं होगा? और एरिया अगर मान लीजिए हमारा दिया हुआ है 1/πr² दिया हुआ है हमारा, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, आर जो है, आर की अगर बात करें, पहले जो था हमारा आर था वो था एल, मैंने बताया था ना, वो अगर मान लेते हैं एल है तो सेकंड टाइम 12 हो गया। तो मान लेते हैं पहले हमारा एल था, क्या था? एल था। लेकिन चेंज होकर के वो क्या हो गया हमारा? जब उसको हम लोग एक्सटेंड किए तो डबल हो गया था, तो एल से क्या हो गया? डबल, तो यानी कि 12 हो गया। डेट मीन्स कि हम लिख सकते हैं डेल एल इज इक्वल टू 1/π2l का स्क्वायर, दैट इज डेल एल इज इक्वल टू 1/4πl स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि अगर हम बात करें तो ये लगभग लगभग 1/4 1/4 के बराबर हो गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी, 1/4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी से। ओके, 1 सेकेंड। ओके ओके, जस्ट कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कहता है द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट, the radius of orbit, the both mass and radius of the orbit, and neither the mass of the satellite nor the radius of the orbit। देखिए ये क्वेश्चन जो है कहता है कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है अर्थ सैटेलाइट का, वो किससे इंडिपेंडेंट है? मास से, रेडियस से, या मास रेडियस दोनों से? ये ना तो मास से और ना तो रेडियस से, ना तो उसके सैटेलाइट से। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला है बच्चों, बहुत इजी सा फॉर्मूला है कि T इज इक्वल टू 2π√r³/gm। आपको ये फॉर्मूला मैंने थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ाया है, याद होगा आपको। टाइम पीरियड निकालना है, मैंने बताया था टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट कैसे निकालते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट निकालने का ये फॉर्मूला मैंने इसे ड्राइव भी किया था कि कैसे ये फॉर्मूला आया था। इसका फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π√r³/gm। बच्चों यहाँ पे T जो है वहां टाइम पीरियड है, क्या है? टाइम पीरियड। R जो है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है। R क्या है हमारा? रेडियस ऑफ अर्थ। आर हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, और एम हमारा मास ऑफ अर्थ है, और जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अब ध्यान दें इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ध्यान दें तो सैटेलाइट की बात तो कहीं की ही नहीं गई। इस क्वेश्चन में कहीं पे सैटेलाइट की बात तो की ही नहीं गई है। तो ये हमारा, जैसे अगर मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ, सपोज डेट मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा, R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m है हमारा मास ऑफ अर्थ।
मास ऑफ अर्थ। तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मास ऑफ सैटेलाइट की बात नहीं की जा रही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा द मास ऑफ सैटेलाइट। ये हमारा, अगर अर्थ सैटेलाइट की मैं बात करूं तो अर्थ सैटेलाइट इंडिपेंडेंट है मास ऑफ सैटेलाइट से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, जस्ट कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अरे वाह, क्या क्वेश्चन है। कहता है इन एसएचएम द एसिलेशन इज मैक्सिमम एट। इस चैप्टर को ना मैंने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझाया एसएचएम का। एसएचएम ऑसिलेशन मतलब अगर मैं बात करूँ काफ़ी डीपली मैंने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराए हैं क्लास में। आप उस अगर क्लास के नोट्स को अच्छे से पढ़ें, काफ़ी मज़ा आएगा। और सीखने को अगर मैं बात करूँ तो इस चैप्टर में सीखने के लिए बहुत कुछ है, भरा पड़ा है नॉलेज। अगर इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस क्वेश्चन में। खैर, कहता है इन एसएचएम द एसिलेशन इज मैक्सिमम एट। एसिलेशन मैक्सिमम कब होता है? अब आप ही लोग बताएं इस क्वेश्चन का, पहले खुद से ट्राई करें। सभी लोग इतने कोई लाइव हैं, जितने भी जो देख रहे हैं, ये जल्दी से बताएं क्या होगा इसका आंसर। द इक्विलिब्रियम पोजीशन, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, या इट कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। क्या होगा इसका आंसर? तो बच्चों, मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था कि एसिलेशन मैंने इसे ड्राइव भी किया है कि जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तब एसिलेशन भी क्या होगा, एसएचएम का मैक्सिमम होगा। याद है वो वाला कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमारा ये पेंडुलम है जो कि एसएचएम कर रहा है, तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो ये होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, होगा कि नहीं होगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और साथ ही साथ हमारा मैक्सिमम एसिलरेशन भी। यानी कि जब भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा एसिलेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा रहे हैं, अक्सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ओके उसका एक्सप्लेनेशन भी हमारा दिया गया है कि कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय ओमेगा स्क्वायर एक्स। आपको सभी को पता, मैंने निकलवाया ये सब मैंने फाइंड आउट कराया, आप अपने नोट्स में चेक कर सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर के बराबर है और एक्स यहाँ पे हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम इक्वल टू द ओमेगा स्क्वायर। हियर इज ए हमारा एम्पलीट्यूड है, ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। व्हेन दे अटेंड द एक्सट्रीम पोजीशन एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। कहने का मतलब है, मैंने अभी जस्ट पीछे ही आपको बताया इस स्लाइड में कि जो पेंडुलम है हमारा यहाँ पे इस पोजीशन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट गेन करता है सबसे ज्यादा। जैसे ये पेंडुलम है तो ये जब यहाँ पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, और साथ ही साथ मैक्सिमम एक्सीलरेशन भी होगा। तो कहने का मतलब है कि इसका जब एम्पलीट्यूड अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा डीपली बताया हुआ है कि मैक्सिमम जो होगा, मैक्सिमम ये किसके बराबर होगा, ए ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, ये याद रखें। और ये यहाँ पे हमारा एम्पलीट्यूड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे भी लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम इन एसएचएम इज। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी सेम उसी टॉपिक से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग सिस्टम इन एसएचएम इज। तो ये किसके बराबर होता है? ये तो ये बोथ दोनों के बराबर होता है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का सम के बराबर होता है। हमारा जो टोटल एनर्जी आता है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के सम के बराबर होता है बच्चों। तो याद रखेंगे कि टोटल एनर्जी क्या होता है, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। मैंने एसएचएम में बताया है, काइनेटिक का मैंने डेरिवेशन कराया, पोटेंशियल का भी कराया, उन दोनों को हमने सम किया था तो टोटल के बराबर आया था। जब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फिर से तो इसमें हम लोग देखेंगे। खैर
ये आप लोग याद रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, ये है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़ें। ये है आपका ओपन ऑर्गन पाइप से और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दें। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आ रहा है, इस तरह के क्वेश्चन से। बस आपको रेशियो बदल दिए जाते हैं क्वेश्चंस का, और कुछ भी से बाकी सब चीज इक्वल होता है। सेम कॉन्सेप्ट का यूज करके ये सब क्वेश्चंस आते हैं। तो जल्दी से बताएं ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए, तो जिनसे नहीं बन पाया, कोशिश करेंगे हम लोग समझने का यहाँ पे क्लास में। कहता है कि द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट्स इमिटेड बाय क्लोज्ड एंड ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब कि दोनों का लेंथ बराबर है, ओपन ऑर्गन पाइप का भी और क्लोज ऑर्गन का पाइप का भी। तो और हमको उसमें नोट्स निकालने हैं। तो अगर मान ले कि पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप का, ओपन ऑर्गन पाइप का, यानी कि कहने का मतलब पहले हम लोग बात कर रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप का। किसका बात कर रहे हैं? ओपन ऑर्गन पाइप का। तो ओपन ऑर्गन पाइप का आपको क्या निकालना है? नोट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारा किसके बराबर होता है? ये हमारा बराबर होता है V/2L, V/2L इसके बराबर होता है। और अगर हम बात करें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप का, तो ये बराबर होता है हमारा, लिख लेते हैं हम लोग, पहले लिख लेते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये हमारा बराबर होता है n = V/4L। किसके बराबर होता है? V/4L के बराबर होता है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम लोग का ओपन ऑर्गन पाइप का V/2L है और क्लोज ऑर्गन पाइप का V/4L है, तो इसको हम लोग बना सकते हैं यहाँ से n = इसको n डैश लिख लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, n डैश, क्योंकि इसका हमको फाइंड आउट करना है रेशियो, आई थिंक, हाँ रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालना है तो इसको हम बना सकते हैं 1/2 × 1/2 BL के बराबर होता है कि नहीं होता? अगर मान लीजिए इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज करके इस पूरे जगह पे, इस जगह पे 1 यानी कि VL/2L यहाँ पे लिखा हुआ, यानी कि n के बराबर हो गया। तो यानी कि हम लिख सकते हैं n डैश बराबर 1/2 n। ये समझ में आया कैसे हुआ? बस मैंने कुछ भी नहीं किया। इस इक्वेशन का अगर मान लीजिए इक्वेशन नंबर हमारा 1 है, n = V/2L, तो n = V/2L। यहाँ पे ध्यान दे कि इसको हम लोग ब्रेक डाउन कर दिए, 1/4 को 1/2 × 1/2, तो 2 × 4 के बराबर आ गया। अब V/L दिया हुआ है, तो V/L V/2L ये n के बराबर हो गया, तो हमने यहाँ पे n लिख दिया। अब हमको रेशियो निकालना है, तो इसको हम लोग अगर मान लीजिए इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2n डैश = 1n। होगा कि नहीं होगा? अब हमें निकालना है किसका? पहले किसको रखना है? पहले रखना है क्लोज्ड को, तो क्लोज्ड का क्या है? हमारा n डैश है, तो n डैश को ऊपर रखेंगे, तो n डैश बाई n = हो जाएगा 1/2। तो अगर हम इसे रेशियो में लिखना चाहें तो n डैश रेशियो n = 1:2, तो ये हमारा आंसर आ गया 1:2। तो इसका ऑप्शन चेक करेंगे बच्चों, ऑप्शन चेक करेंगे जल्दी से, कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे। ओके, तो मजा आ रहा है बच्चों? देखिए एग्जाम में ना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। जब अगर दो तरह का पेपर आता है एग्जाम में, या तो ज्यादा टफ आ जाएगा और या तो ज्यादा इजी आ जाएगा। अगर इजी आ गया तो यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत पूछेंगे आपसे, और टफ आ गया यानी कि आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। तो दोनों क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहिए और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहिए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तभी आप बना सकते हैं जब अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट
क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको काफी परेशानी आएगी एग्जामिनेशन में, और आपका मार्क्स भी अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि आपको सबको तो टिक आउट करना है। थोड़ा सा भी गलती हुई, मतलब कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसे जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का जल्दी से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वाह क्या क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा? द पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, द पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, और दे ट्रेवल थ्रू ओनली इन द सॉलिड मीडियम, एंड लास्ट ऑप्शन है दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसमिशन। ओके देखिए लॉन्गिट्यूडनल वेव का कॉन्सेप्ट है, याद रखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव जिधर होता है उधर ही पार्टिकल्स क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अगर मैं बात करूं दोनों आपस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए लॉन्गिट्यूडनल वेव इधर जा रहा है हमारा, तो वेव भी इधर ही जाएगा, वेव का भी ट्रांजेक्शन इधर होगा। तो इजी तो क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ था नहीं। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पैरेलल हो गई है आपस में। क्या होगा बच्चों? पैरेलल होगा। कैसा होगा? पैरेलल होगा। चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी, चलिए नोट डाउन कीजिए जल्दी से। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12। अरे वाह। द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे रे 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 रे, आपको तो पता ही है क्या होता है। कितना होता है? पाई बाई टू। 90 की जगह पे कहीं कहीं पे क्या लिखा रहता है? पाई बाई टू। फेज डिफरेंस याद रखेंगे। फेज डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का एसएचएम में जो डिफरेंस आता है वो कितने के बराबर होता है? पाई बाई टू। ये सब मैंने थ्योरेटिकल क्लास में काफी अच्छे से समझाया है, पूरा थ्योरी के साथ हम लोग समझे हैं, फॉर्मूला के साथ। ओके लिख लीजिए इस क्वेश्चन को भी, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द escape velocity from the earth surface, the radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6 and the mass of the earth is 5.97 into 10 to the power। ओके ओके ये गलत है बच्चों, थोड़ा सा गया मिस प्रिंटिंग है। ये है 10 टू द पावर 24 kg एक्चुअली। ये ये नहीं है, 110 नहीं है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यूज जी इज इक्वल टू 6 पॉइंट, ये जी हम लोग को पता है आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू दी गई है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया गया है रेडियस। क्या दिया गया है बच्चों? रेडियस। रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ दी गई है हमें 6.4 इंटू 10 पावर 6। और रही बात हमारी मास की, किसकी? मास की। तो मास ऑफ द अर्थ भी हमें दी गई है, मास ऑफ द अर्थ दी गई है 5.97 इंटू 10 पावर 24 kg। ये हमें दिया हुआ है। और साथ में एक चीज और दिया हुआ है कि कैपिटल जी का वैल्यू, यानी कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका वैल्यू भी दिया हुआ है 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11। ये हमें ये सारी चीज गिवन है, गिवन है। चलिए तो इसके वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? इसके वेलोसिटी। तो इसके वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो वी ई का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है 2gm बाई आर। क्या होता है? 2gm बाई आर। क्या होता है? 2gm बाई आर। सबका वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे दिया गया है। इसे मैं सॉल्व करूं तो v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 2g हो गया हमारा 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11, और मास हो गया हमारा 5.97 इंटू 10 पावर 24 अपॉन कितना है हमारा ये आर कितना दिया हुआ है? रेडियस 6.4 इंटू 10 पावर 6। इजी कैलकुलेशन है, इसे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, ये लगभग 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 आपका आ जाएगा 76, और इधर हो गया आपका 12 समझ 100, तो लगभग लगभग ये आपका 11 पॉइंट, अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये ट्रेवल करता है। इसके वेलोसिटी आ गई 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे
इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इफ अ क्रेन lifts a load of 5000 Newton to height of 20 meter in 5 minutes, calculate the power required to lift the load। पावर निकालना है इसमें आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताएं। वर्क बाय टाइम। क्या होता है पावर का फॉर्मूला, क्या होता है, वर्क बाय टाइम। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली वर्क दिया हुआ नहीं है। तो वर्क का अगर फॉर्मूला की बात करें तो वर्क में एक हम लोग को पता है, फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी कि हाइट भी हो गया हमारा यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि हमारा हाइट हो जाएगा और ये हमारा टी के बराबर हो जाएगा। फोर्स हमें दिया हुआ है कितना, 5000 बच्चों, कितना दिया हुआ है 5000। हाइट कितना दिया हुआ है 20, और टी हमें दिया हुआ है 5 मिनट्स। इसको हम लोग किस में चेंज कर देंगे, आवर में, जो कि हो जाएगा 60। इसको अगर मैं कट करूँ तो ये हो जाएगा 1000, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 टू 2 3 जा 6, कितना आ गया 1000 बाई 3, 3 3 जा 9, कैरी आया 10, फिर से 3 3 जा 9, फिर कैरी आया 3 3 जा 9.3 समथिंग, मतलब 333.3 के समथिंग इसका आंसर आया। अगर ये कंटिन्यू चलते चला जाएगा, मतलब कि अगर मैं बात करूँ ऐसे ऐसे ये चलते चला जाता, पावर किस में आता है, वाट में आता है, ये तो आपको पता ही है। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में हमें अक्सर आते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 1 सेकेंड, बोलते बोलते नोट डाउन कर लीजिए इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, अ वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड कैन बी मेजर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कैन बी मेजर्ड यूजिंग रूलर। रूलर से थोड़ी ना मेजर करते हैं जी वॉल्यूम को, थर्मामीटर से भी नहीं करते हैं, बैलेंस से भी नहीं करते हैं, ग्रेजुएट सिलेंडर से करते हैं। हम लोग याद रखेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को अगर किसी चीज से मेजर करना है, वॉल्यूम को मेजर करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक apparatus आता है। ये यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेजुएटेड सिलेंडर। ये आई थिंक 2018 और या तो 17, या तो 2018 का और नहीं तो 2017 का, इसी 2 ईयर में से किसी एक का ये क्वेश्चन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अरे ये कोई क्वेश्चन है, क्या होगा इसका, आप ही लोग बताएं, कमेंट में बताएं, कमेंट में बताएं क्या होगा इसका आंसर। पास्कल, क्या होगा पास्कल। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, अभी तक तो हम लोग के प्रेशर का, इस अगर मैं बात करूं इस पूरे लेक्चर में प्रेशर का ही अधिकतर क्वेश्चन हमने किया है। तो प्रेशर का तो पता ही है ये क्या होता है, पास्कल होता है, अभी तब से हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ये भी यूनिट एंड मेजरमेंट से है। कहता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, कौन सा होगा, ये भी बताने की जरूरत है। ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देखिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है। हमको किसका निकालना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, होगा कि नहीं बच्चों। अब फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और हमारा आर का होता है एल स्क्वायर बाई बाई यहाँ पे m1 कितना दिया बच्चों, m1 दिया हमारा m मतलब मास हो गया इनटू मास, तो ये हो गया हमारा m, और एम स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हम ऊपर बना लेते हैं, तो m और एल एल क्यूब टी माइनस टू बाई एम स्क्वायर, एम को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा m-1 L3 और t-2। चेक कीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, यूनिट एंड मेजरमेंट के अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर रिवीजन करें। लिख लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ सिस्टम ऑब्जर्व 500 जूल ऑफ हीट एंड डज 300 जूल ऑफ वर्क, हाउ मच डज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज, हाउ मच द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम चेंज, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। किससे है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू के बराबर। होता है कि नहीं होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय चेंज इन हीट माइनस चेंज इन वर्क डन, यही होता है हमारा। तो हीट कितना है हमारा? हीट हमको दिया हुआ है, सिस्टम कितना हीट ऑब्जर्व कर रहा है? 500 जूल, कितना? 500 जूल का वर्क कर रहा है। और वर्क डन हमें दिया हुआ है कितना? 300 जूल। तो अगर इसे माइनस करें हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा लगभग लगभग 200 जूल, यानी कि इंटरनल एनर्जी बच्चों कितना आ गया हमारा? 200 जूल के लगभग आ गया। तो काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये वही बना सकते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में बनाने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर कैलकुलेशन एरर हुआ आपका ऑप्शन जाएगा गलत, और ऑप्शन अगर गया गलत तो सॉल्यूशन का मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कीजिए जल्दी से, जल्दी से। ओके चलिए, तो मजा आ रहा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करके? तो देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करा रहा हूं ये आपके 2001 से लेकर के 2024 के बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे। कहता है इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम, किसका क्वेश्चन है? एसएचएम का, ऑसिलेशन का, कि द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या ये डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है या कांस्टेंट है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, या इंडिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट के? तो देखिए रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, याद है? याद है? यहां पे एफ जो है क्या है हमारा? रीस्टोरिंग फोर्स है, क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। के क्या है हमारा? के है हमारा यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? याद है? स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने पढ़ाया है। और एक्स जो है हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट है। तो बताइए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्प्रिंग रीस्टोरिंग फोर्स हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? क्या होगा आप ही बताएं, कमेंट में आंसर करें जल्दी से, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से आंसर करें। ओके, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए, प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए अब हम लोग आज की क्लास की अंतिम क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं, जो कि है आपकी स्क्रीन पे ये। A car of mass 1000 kg is moving in a circle with radius of 550 meter at a speed of 15 meter per second. Calculate the centripetal force. Calculate the centripetal force. Okay, क्या मस्त क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन तो मजा आ गया। क्वेश्चन कहता है, मैं फिर से समझाता हूं, एक कार है जिसकी मास दी गई है आपको, मास दी गई है, पहले लिख लेते हैं हम, गिवन लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन दैट मास दी गई, इस कार की मास दी गई है आपको 1000 kg, और ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? सर्कुलर पाथ में। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमें दिया गया है, जो कि है रेडियस है 50 मीटर। कितना है? 50 मीटर। और स्पीड भी दिया गया है, जो कि है हमारा 15 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। इस क्वेश्चन का सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा?
तो ध्यान देंगे बच्चों कि एक कार है जो कि एक सर्कुलर पाथ में ऐसे 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 घूम रही है, और उसकी जो रेडियस है जो कि हमको दी गई है 50 मीटर, और आपको इसका सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो आपके पास मास भी है, रेडियस भी है, और वेलोसिटी भी है। खुद से निकालने का कोशिश करें, पहले खुद से निकालने की कोशिश करें, बाकी मैं तो निकाल ही रहा हूं, बट आप भी निकालने की कोशिश करें साथ साथ। हमारा ये हो गया हमारा 1000, और वेलोसिटी हो गया हमारा 15 × 15, और आर हो गया हमारा 50। 15 × 15 225, 225/50, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से काटे तो ये हो गया करीब 5 दूनी 10 जीरो, और इसको लगभग मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10, हाथ में बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 450, और इधर का एक जीरो, मतलब कि लगभग 4500 के बराबर, मतलब 4500 न्यूटन, 4500 न्यूटन के बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि एक कार था जो एक सर्कुलर पाथ में ऐसे 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 घूम रहा था, और उसका रेडियस हमें दिया गया था, उस सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया गया था कितना बच्चों, 50 मीटर। कितना दिया गया था, 50 मीटर। देखिए मेरे एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक सर्कल है, उस सर्कल में एक कार जो है वो ऐसे घूम रही है, इस तरह से कंटिन्यू मूव ऑन कर रही है, ऐसे ऐसे। और इसका जो रेडियस है दिया गया है, इसकी जो रेडियस हमें दी गई है, 1 सेकेंड, इसकी जो रेडियस हमें दी गई है वो दी गई है 50 मीटर। कितने दी गई है, 50 मीटर। तो बताना था इसके सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हम लोग फॉर्मूला यूज किए जो कि होता है एम बी स्क्वायर बाई आर, और हमारा आंसर आ गया जो कि है 4500 न्यूटन के बराबर। तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो ये कुछ आपके बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थे। इन सभी पीवाईक्यू को एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग से पहले वीडियो को पॉज कर लेके खुद से सॉल्व करने का पहले कोशिश करें। उसके बाद नहीं समझ में आया तो मैं तो एक्सप्लेन कर ही रहा हूं, इस तरह से प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ अपने जो भी आपने बुक्स रख रखा है उससे भी प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी पढ़े, और उम्मीद करते हैं आपका ये एग्जाम काफी अच्छा जाए। ओके, विशिंग यू सभी को वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। और अगर कुछ भी डाउट्स रह गई हैं इस वीडियो के प्रति तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसे मिल तो नहीं पाए वर्चुअली, लेकिन फिर भी बहुत मजा आया। उम्मीद करेंगे आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करेंगे। ये 20 क्वेश्चंस पहले भी और भी काफी लेक्चर्स आ चुके हैं हमारी, तो वो सब लेक्चर्स को भी देखते रहें, ये इसको भी देखें, और फर्दर भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको अगर टॉपिक्स की वीडियो भी चाहिए तो भी हमें कमेंट में बताइए, और सिर्फ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन चाहिए या थ्योरेटिकल चाहिए, जैसा भी क्वेश्चन चाहिए या जो भी वीडियोस में और भी ऐड करने की जरूरत है कमेंट में बताइए, आपकी इच्छा को पूरा किया जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।